के बारे में दोस्तों, दर्पण के बारे में हमने आपको समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा चुके हैं। हम क्वेश्चन आंसर के सीरीज में आपको साइन रूल और कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो कि दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/v = 1/f, जहाँ v और u क्या होता है दोस्तों, अगर यह पोल है, यह f है, और अगर मैंने यहाँ पे कोई वस्तु को रखा है और इसका प्रतिबिंब मान लीजिए दोस्तों यहाँ बन रहा है, तो जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको भी बोलते हैं। कहाँ से? पोल से। पोल से प्रतिबिंब की दूरी भी, वस्तु की दूरी को u बोलते हैं, फोकस की दूरी को f बोलते हैं। तो 1/, वस्तु की दूरी 1/, प्रतिबिंब की दूरी इक्वल होता है 1/, फोकस लेंथ के। ये आपको दर्पण सूत्र है। अब इसमें किसको नेगेटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है, फॉर्मूला आया कहाँ से, ये सभी क्वेश्चन आंसर के सीरीज में न्यूमेरिकल बनाते वक्त बताएंगे। इसीलिए क्योंकि ये केवल और केवल पॉलिटेक्निक में जो है ना, जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियो काम करेगा। आपको रेलवे एसएससी में रेयर पूछता है, पैरामेडिकल में भी बहुत कम पूछता है, लेकिन पॉलिटेक्निक में ये पूछता है। तो पॉलिटेक्निक के व्यू से आपको ये हम पढ़ा देंगे। ये क्वेश्चन आंसर के सीरीज में इसका एक अलग से सिंगल वीडियो सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए हम बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम दर्पण में दर्पण सूत्र के बाद पढ़ते हैं आवर्धन सूत्र, जिसको बोलते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन दर्पण यानी सभी तरह के गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र काम करता है और रेखीय आवर्धन भी। तो दर्पण में रेखीय आवर्धन बराबर होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन यह होता है दोस्तों क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि v/, वस्तु की ऊंचाई यानी कि u, वस्तु की ऊंचाई यानी u अगर कहा जाए तो m बराबर v/u होता है। ठीक है दोस्तों, m बराबर क्या होता है, v/u। अब ये मैग्निफिकेशन के कुछ रूल्स हैं, चलिए हम उसको लिख देते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m बराबर v/u, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। अब कहा कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा कब होगा दोस्तों, जब ये ऊपर वाला बड़ा होगा तो m 1 से बड़ा होगा। क्योंकि m बराबर अगर हम 4/2 मानते हैं तो m बराबर 2 आता है। क्या आता है दोस्तों? तो यह बड़ा तब होगा जब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा हो, हमेशा, ऑलवेज। इसके बाद ये m > 1 होने का आपको ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, यह तीसरा कंडीशन है कि यह वस्तु के प्रतिबिंब काल्पनिक होने चाहिए, सीधा होना चाहिए। अगर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह छोटा होता है किससे, वस्तु से, तो 1/2 0.5 1 से कम गया। इसका मतलब कि m मैग्निफिकेशन 1 से कम होता है। कब होता है? जब वस्तु की ऊंचाई बड़ा हो प्रतिबिंब की ऊंचाई से और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बने। अवतल दर्पण में मैग्निफिकेशन प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, दोनों डिपेंड करता है अवतल दर्पण में काल्पनिक या वास्तविक होने पे, लेकिन उत्तल दर्पण पे ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अवतल दर्पण में अगर वास्तविक बनता है तो ये निगेटिव लिया जाता है साइन, काल्पनिक बनता है तो पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि हमेशा काल्पनिक बनता है अब उत्तल दर्पण में, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये चिन्ह परिपाटी के नियम में हम फिर से आपको एक बार दर्पण के सूत्र के साथ साथ मैग्निफिकेशंस के रूल भी बता देंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि m > 1 होना और m < 1 होने की शर्त क्या है, तो v ऑलवेज बड़ा होना चाहिए u से और v ऑलवेज छोटा होना चाहिए u से। काल्पनिक और सीधा कर देना, m ज़्यादा है तो वास्तविक, और उल्टा कर देना m कम है तो। बस इतना कंडीशन याद रख लेना। आपका मैग्निफिकेशंस में इतना ही पूछता है कि अगर आवर्धन 1 से ज़्यादा है, क्वेश्चंस पूछता है, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन यानी 1 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा m, 1 से ज़्यादा है
तो ऑप्शन ए प्रतिबिंब सीधा होगा, बी प्रतिबिंब उल्टा होगा, सी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से ज़्यादा होगी, ऑप्शन डी में बोल दिया ए प्लस बी, और ऑप्शन ई बी प्लस सी। आपके लिए ये 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप क्या मारोगे, आप क्या सोचोगे। तो हमने बोला एक से ज़्यादा होने की केवल और केवल 3 शर्त हैं। पहला तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से ज़्यादा होगी, यानी सी तो होना ही होना है आंसर में। क्या हम बी होगा क्या? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा ना, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ए तो आंसर है, सी भी आंसर है। यहाँ पर ए प्लस सी कर दो और आंसर डी नंबर होना चाहिए। जहाँ कि बी गलत है तो यहाँ भी गलत होगा, बी का तो आंसर होना नहीं चाहिए था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है। कहा क्या जाता है कि दोस्तों यह मेरा अभिलंब यानी नॉर्मल है और यह मेरा परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिव प्लेन है। दोस्तों कहा क्या जाता है, यदि प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम की ओर जाती है, मान लेते हैं कि यह रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब जहाँ मतलब डेंसिटी बहुत कम हो, हवा एकदम नहीं हो, न्यून हो, वहाँ विरल माध्यम। जहाँ प्रकाश का वेग मैक्सिमम हो। विरल माध्यम किसको बोलते हैं तो याद रख लीजिएगा, वैसा माध्यम जहाँ प्रकाश का वेग मैक्सिमम हो। जहाँ प्रकाश का वेग मैक्सिमम हो तो सघन माध्यम में क्या होगा, लाइट का स्पीड मिनिमम। ठीक है, इतना तो आप लिख लोगे, उल्टा कर दोगे। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है कि अगर किसी एक माध्यम से, माना कि विरल या सघन, आप कुछ भी मान लो, ऊपर हमको नहीं पता है, किसी एक माध्यम से अगर प्रकाश की किरण आती है और किसी परावर्तक सतह से गुजरती है, किसी ऐसे सतह से गुजरती है, किसी ऐसे सतह से, मान लो कि यह कांच का सतह है, किसी ऐसे सतह से गुजरती है जिसके जस्ट बाद मीडियम चेंज हो जाता है। अब यह सघन मीडियम हो गया। सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम, घनत्व ज़्यादा है। तो इस तरह से ये क्या होता है दोस्तों, जो ये प्रकाश की किरणें हैं ये विचलित हो जाती है, रिफ्रैक्टिव हो जाती है। ये या तो इधर मुड़ जाती है, या सीधा नहीं चलती है। इसके इसी मुड़ने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश की किरणों को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये या तो इधर मुड़ गई। अब किधर मुड़ेगी वो हम अभी बताएंगे। तो मतलब अगर प्रकाश की किरणें किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो प्रकाश की किरणें अपना मार्ग बदल लेती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब हम दोस्तों बोलेंगे कि किधर कौन मुड़ेगा, कौन किधर मुड़ेगा। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको इधर जाना चाहिए था, इधर ना जाके ये अभिलंब की ओर झुक गई। तो आने वाली किरण को हम हमेशा बोले हैं किसी स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, लेकिन चूंकि ये अपवर्तन के बाद हुआ है, परावर्तन नहीं अपवर्तन, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। किसको? इस किरण को अपवर्तित किरण। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, और प्रकाश की किरण ऊपर ना जाके एकदम अभिलंब के नज़दीक आ जाता है एकदम। और इसके बिने बीच कोण को बोलते हैं एंगल आर, यानी अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण।
और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं, एंगल आई एंगल आर। अगर दोस्तों यही प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होगा, हम उसको देख लेते हैं ताकि आपको दोनों कंसेप्ट पता चल जाए। यह अभिलंब है जिसको हमने बोला नॉर्मल, ये डेंसर एरिया है सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है दोस्तों। और यह विरल माध्यम है जिसको बोलते हैं RARE, रेयर मीडियम। होता क्या है दोस्तों, अगर प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से ऐसे सतह से गुजरती है जहां से मीडियम चेंज हो जाता है, सघन से विरल में प्रवेश करी, तो अब यह अभिलंब से ऐसे जल रही थी सीधा सीधी, तो यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब की और नहीं। ये अभिलंब है मेरा, ये नॉर्मल है। अगर सघन से विरल में गई तो ये नॉर्मल से एकदम भागने लगती है, एकदम नॉर्मल से दूर भाग के यहाँ पहुँच गई। लेकिन अगर विरल से सघन में गए तो एकदम नॉर्मल के करीब आ गई, जैसे देखा मैंने आपको। यानी डॉटेड लाइन एक्चुअल है, अगर डॉटेड लाइन से ऊपर पहुँच गया मतलब हम सघन से विरल में घुस गए हैं, नीचे आ गए तो मतलब हम विरल से सघन में घुस गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम फिर बोलेंगे कि यह जो कोण है अभिलंब और अपवर्तित, ये फिर मेरा क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और यह जो कोण है एंगल आर बड़ा वाला, और यह तो एंगल आई हमेशा सेम रहेगा। एंगल आर का मान अब बढ़ गया है क्योंकि हमने सघन से विरल में गए तो अपवर्तित किरण दूर भाग गई, किससे, अभिलंब से। इसके बीच बने कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण। एंगल आर अपवर्तन कोणा, अपवर्तन कोणा, कोणा नहीं कोण, अपवर्तन कोण। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका चाल बदल जाता है, क्योंकि रेयर मीडियम में उसका चाल ज़्यादा था, सघन में घट गया, यहाँ चाल कम था, अब चाल बढ़ गया। इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल अलग अलग मीडियम में, हम अब इसको मिटाते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते चलो। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट डिफरेंट, भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट डिफरेंट, मीडियम में माध्यम में अलग अलग यानी डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। एक पॉइंट तो पता चल गया। दूसरा पॉइंट क्या निकला दोस्तों, इस मीडियम में दिख रहा है कि एंगल आई जो है वो बड़ा है एंगल आर से, और इस मीडियम में दिख रहा है एंगल आर बड़ा है एंगल आई से। तो दूसरा पॉइंट यही है दोस्तों। और यह तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है तो आपतित किरण यानी कि आपतन कोण जो है एंगल आई, आपतन कोण, आपतन कोण नहीं लिखे एंगल आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण। जो आपतन कोण है वह अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, सघन माध्यम से विरल में जाते हैं तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। साफ साफ दिख रहा है इस चित्र से।